हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में एरिया कैलकुलेशन बाय मेरिडियन मेथड, डबल मेरिडियन मेथड एंड प्लेनिमीटर डिस्कस करूँगा। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ planimeter and remaining numericals of area and volume using Simpson rule, using trapezoidal rule, I will discuss in my next video. So our main article is area calculation by meridian distance method and by double meridian distance method. सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मेरिडियन डिस्टेंस होता क्या है, डबल मेरिडियन डिस्टेंस होता क्या है। देखिएगा, जो आपका मेरिडियन डिस्टेंस है, मेरिडियन डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट of a line, or you can say survey line with respect to fixed meridian. ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई भी सर्वे लाइन के मिड पॉइंट की दूरी कहां से जी, फिक्स्ड मेरिडियन से, इज कॉल्ड एज द मेरिडियन डिस्टेंस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं by meridian distance method, area calculation by meridian distance method. Let us suppose that this is a traverse having independent coordinates as shown in the diagram. This is A, B, C, D. Let us suppose that these are the boundary line marked of this traverse. हम लोगों को पता है कि अगर मैं इस ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पर माइनस लैटिट्यूड होता है, प्लस लैटिट्यूड होता है, प्लस डिपार्चर होता है, माइनस डिपार्चर होता है। तो ए बी लाइन अपने पॉइंट से नीचे की तरफ जा रही है तो लैटिट्यूड इज -L1, फॉरवर्ड जा रही है तो डिपार्चर इज +D1, डिपार्चर इज +D2, लैटिट्यूड इज ऊपर जा रही है तो +L2, ऊपर जा रही है +L3, बैक जा रहा है -D3, डाउन आ रही है, डाउन आते वक्त भी याद रखिएगा डाउन आ रही है, डी पॉइंट से ए पॉइंट तक आ रही है ट्रेवर्स में, तो -L4 एंड डिपार्चर इज ऑल्सो -D4। तो एरिया will be a summation of latitudes and meridians. Summation of algebraic sum of latitudes and meridians will be the area of the traverse, area of closed traverse A, B, C, D will be summation of latitudes into meridians. तो मेरिडियन पहले देख लेते हैं। ए बी लाइन का मेरिडियन इसके आधे पर, लेट अस सपोज दैट this one is M1 मेरिडियन। सिमिलरली BC लाइन का मेरिडियन इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, यहां से M2। सिमिलरली आपका इस लाइन का मेरिडियन यहां से दिस वन विल बी M3 एंड इसके सेंटर से दिस मेरिडियन डिस्टेंस विल बी M4। तो हम डिस्कस कर लेते हैं समेशन एल्जेब्रिक सम में क्या होगा। तो -L1 इंटू M1 विल बी -L1 इंटू M1 प्लस L2 इंटू D2 प्लस L2 इंटू D2 प्लस L3 इंटू D3, वो भी माइनस का, माइनस L3 D3, और यू कैन से yes, my mistake is there, -L1 into M1 plus L2 into M2, meridian distance we have to multiply, plus L3 into M3 and
minus L4 into M4. Now we have requirement of M1, M2, M3 and M4. These 4 distances we have required. तो ये निकाल लेते हैं, आइए। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि M1 जो है वो D1 का आधा होगा, तो M1 विल बी D1 का हाफ, M2 ये D1 पूरा हो चुका है, D2 का आधा, तो M2 बराबर है D1 प्लस D2 का हाफ। सिमिलरली M3 विल बी, देखिएगा ध्यान से, हमें M3 पे पहुंचना है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम यहां तक तो आ ही चुके हैं M2 पे, तो M3 विल बी M2 प्लस D2 का आधा, मतलब M2 प्लस D2 का आधा, हम यहां पर आ गए। इसमें से D3 का आधा घटा दूं, माइनस D3 का हाफ, एंड सिमिलरली M4, अब हम यहां पर आ गए, तो M3, यहां तक हमारा M3 हो चुका है, इसमें से हम बैक जा रहे हैं, तो माइनस D3 का आधा, हम यहां पर आ गए, एंड माइनस D4 का आधा, माइनस D4 का आधा, तो ये आपका हो जाएगा M1, M2, M3 एंड M4। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ द क्लोज्ड ट्रेवर्स आ जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे हमने अज्यूम करके कैलकुलेशन किया है कि ये एक रेक्टेंगल फिगर है, मेरिडियन डिस्टेंस, अगर डबल मेरिडियन करेंगे तो हमें एक्चुअल ट्रेवर्स के ऊपर हम लोगों को पॉइंट को ट्रेस करवाना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें डबल मेरिडियन में, तो एरिया बाय डबल मेरिडियन डिस्टेंस मेथड, इसको हम लोग DMD मेथड भी बोल देते हैं, डबल मेरिडियन डिस्टेंस मेथड। तो एरिया ऑफ द क्लोज्ड ट्रेवर्स विल बी एक्चुअल एरिया हाफ समेशन ऑफ L इंटू M। लेकिन यहां पर जो आपका ये, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2, यहां पर जो आपके डिस्टेंसेस होंगे वो डिस्टेंसेस आपके डबल मेरिडियंस होंगे, ना कि सिंगल मेरिडियंस, याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं, इसको स्टार्टिंग से लिखता हूं दोबारा, ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो पहले एरिया ऑफ क्लोज्ड ट्रेवर्स ABCD विल बी 1/2 समेशन ऑफ L इंटू M कर देता हूं मैं, कैपिटल M वर्ड यूज किया है मैंने। डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ AB विल बी, भाई सीधा इसका डबल मेरिडियन M1 का डबल करना है तो सीधा प्लस D1 तो हो गया, सीधी सी बात, प्लस D1, ये हमारा M1 आ गया। सिमिलरली डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ BC, डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ BC, तो सीधी सी बात है, यहां तक था, इसका हमें डबल करना है, तो डबल करना है तो M1 प्लस M1 प्लस M1 हमारा यहां तक हो गया, प्लस D1 प्लस D2, जो भी हमारा सिंगल मेरिडियन था उसका डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ CD विल बी M2 प्लस D2, M2 उसका डबल कर दिया, एंड माइनस वापस आएंगे D पॉइंट पर, तो D3, एंड सिमिलरली डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ DA विल बी M3, हम यहां पर आ गए, माइनस D3 माइनस D4, हाँ जी, ये हमने सबके डबल मेरिडियन डिस्टेंसेस निकाल लिए हैं।
तो एरिया क्लोज्ड ट्रेवर्स का एरिया हमारे पास ये M2 बोल दीजिए, ये M3 बोल दीजिए, कैपिटल M3 इज देयर, एंड दिस वन इज M4 बोल दीजिए, कैपिटल M4। तो अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, तो एरिया विल बी फाइनली फाइनल एरिया विल बी 1/2, L1 हमारा नेगेटिव है तो माइनस L1 M1 हमारे पास है, प्लस L2 हमारा पॉजिटिव है इंटू M2, प्लस L3 हमारा पॉजिटिव है इंटू M3, माइनस L4 इंटू M4। दिस वन इज आवर एरिया कैलकुलेशन यूजिंग मेरिडियन मेथड एंड डबल मेरिडियन मेथड, नोट कीजिए। Our next article, very important article, that is area calculation by planimeter। हाँ जी, प्लेनीमीटर एक मैकेनिकल इंटीग्रेटर होता है, मैकेनिकल इंटीग्रेटर होता, नाम सजेस्ट कर रहा है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब चीजों को आपस में जोड़ देना, जोड़ के समअप करना। डिफरेंशिएट का मीनिंग आपका डिफरेंशिएट, तोड़ देना होता है। मैकेनिकल इंटीग्रेटर यूज टू मेजर एरिया, स्पेशली इरेगुलर एरिया, बिकॉज रेगुलर एरिया होगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यूज टू मेजर एरिया ऑफ एनी शेप वेरी एक्यूरेटली। जो आपका प्लेनीमीटर होता है, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, एमसलर पोलर प्लेनीमीटर जो कि मोस्टली यूज होता है, मोस्टली यूज्ड, एंड एमसलर रोलर प्लेनीमीटर। एमसलर पोलर प्लेनीमीटर एंड एमसलर रोलर प्लेनीमीटर इज देयर। याद रखिएगा, सर्कुलर चीजों के एरिया के कैलकुलेशन के लिए, फॉर सर्कुलर एरियाज के लिए एमसलर रोलर प्लेनीमीटर काम आएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर आपको किसी बार का डायमीटर मेजर करना है, क्योंकि डायमीटर के ऊपर आधारित रहता है बार का एरिया, तो वो आपका वर्नियर स्केल के द्वारा मेजर किया जाएगा। बट बार डायमीटर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर स्केल, याद रखिएगा। तो अब हमें देखना है प्लेनीमीटर की वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे ये एरिया मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इसके पार्ट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। वेट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्लेनीमीटर इज देयर। देखिए ध्यान से, इस प्लेनीमीटर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द एंकर आर्म और पोलर आर्म अलोंग विद एंकर वेट एंड एंकर पिन। ये जो एंकर आर्म होती है, ये लेंथ ऑफ आर्म मेजर करने के काम आती है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ आर्म क्या होती है। जब भी हमें कोई एरिया ट्रेस करना हो तो जो एंकर पिन है उसको रखा जाता है और चारों तरफ पूरे एरिया के ऊपर उसको ट्रेस करवाया जाता है, तो वो लेंथ ऑफ एंकर आर्म दे देता है। क्लैंप इज देयर अलोंग विद, यहां पर एक ग्रेजुएटेड ड्रम इज देयर। इस ग्रेजुएटेड ड्रम में एक वर्नियर स्केल भी होता है जो कि रीडिंग्स को टेक करने के काम आता है। इंडेक्स डिस्क रीडिंग्स को
सेट आउट करवाने के लिए, धीरे धीरे एडजस्ट करवाने के लिए स्लो मोशन स्क्रू इज ऑल्सो देयर. दिस कंप्लीट आर्म BPT, complete arm BPT is called as ट्रेसिंग आर्म. ये आपकी ट्रेसिंग आर्म होती है. सो मैं इसका प्रोसीजर लिख रहा हूं, कैसे आपका प्लेनिमीटर यूज किया जाता है, प्रोसीजर में इसका लिख रहा हूं. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, बाउंड्री ऑफ एरिया, जो आपका बाउंड्री है एरिया का, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी मार्क कर लीजिए. किसकी हेल्प से? ट्रेसिंग आर्म की हेल्प से, एंकर आर्म की और ट्रेसिंग आर्म की हेल्प से. ट्रेसिंग आर्म की हेल्प से स्टार्ट कर लीजिए. याद रखिएगा, जहां से शुरू काम किया है वहीं पर वापस आना चाहिए, सच दैट की क्लोज्ड बाउंड्री बन जाए. चेक वेदर, हम लोगों को ये चेक करना है कि प्लेनीमीटर का जो एंकर पॉइंट है वो इनसाइड द एरिया है कि नहीं है. एंकर पॉइंट हमेशा इनसाइड द एरिया रहना चाहिए. अगर एरिया सफिशिएंटली लार्ज है तो एंकर पॉइंट को अंदर रख सकते हैं, लेकिन एरिया बहुत छोटा है तो हम क्या कुछ कर ही नहीं सकते हैं. तो वी हैव टू कीप द आउटसाइड द एरिया. स्केल ऑफ द प्लान को चेक कर लीजिए, स्केल ऑफ द प्लान को चेक कर लीजिए. ट्रेसिंग आर्म की ग्रेजुएशन को उस स्केल के अनुसार सेट कर लीजिए. जो भी ट्रेसिंग आर्म की ग्रेजुएशन होंगी, ट्रेसिंग आर्म की ग्रेजुएशन कहां पर होंगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, ग्रेजुएटेड ड्रम इज देयर, इंडेक्स डिस्क इज देयर, वर्नियर इज देयर. तो उन सब की रीडिंग उस स्केल के अनुसार सेट कर लीजिए. कैसे? ट्रेसिंग आर्म के अंदर एक आपका क्लैंप होती है, एक लूजनिंग, एक लॉक होता है, उसको लॉकिंग द स्क्रू. एंड रीडिंग्स को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास स्लो मोशन स्क्रू इज ऑल्सो देयर. स्लो मोशन स्क्रू इज ऑल्सो देयर. ट्रेसिंग पॉइंट को, कीप द ट्रेसिंग पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ द एरिया. ट्रेसिंग पॉइंट को बाउंड्री ऑफ द एरिया पे कैप्ट कीजिए, जहां पर भी आपने पॉइंट मार्क कर रखा है. ये सारा काम करने के बाद इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग आप 0 भी रख सकते हो, 0 नहीं भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनिशियल रीडिंग नोट करना बहुत जरूरी है. नोट कर लीजिए, ग्रेजुएटेड ड्रम के ऊपर, डिस्क के ऊपर एंड वर्नियर के ऊपर. इट इज नॉट नेसेसरी टू सेट द रीडिंग टू 0. एक बात यहां पर ध्यान रखने की बहुत जरूरी है, अगर स्केल आपको दे ही नहीं रखा हो तो ये भी तो हो सकता है कि स्केल नहीं दे हो. स्केल नहीं देगा तो आप कोई भी अप्रोप्रिएट स्केल मान करके, कोई भी नेचुरल स्केल मान करके आप ट्रेसिंग आर्म की ग्रेजुएशन को स्केल के हिसाब से एडजस्ट करवा दीजिए. आफ्टर मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एरिया हम लोग एरिया को उस स्केल के अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे, याद रखिए. तो हमारा स्टेप नंबर 5 इज बाउंड्री को केयरफुली ट्रेस कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, और यू कैन से जब तक हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ जाते हैं. बट डायरेक्शन प्रेफरेबली शुड बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फाइनल रीडिंग नोट कर लीजिए. जैसे ही आपका ट्रेसिंग पॉइंट कहां पर पहुंचे, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे, जैसे ट्रेसिंग मूव करेगी, प्रोसीड करेगी, 0 क्रॉस होगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार 0 क्रॉस हुई नोट कर लीजिए. इंडेक्स मार्क, ग्रेजुएटेड सर्कल, जो आपका इंडेक्स डिस्क था उसने ग्रेजुएटेड सर्कल को, ग्रेजुएटेड डिस्क को कितनी बार क्रॉस किया, और जिस डायरेक्शन में क्रॉस किया, क्लॉकवाइज क्रॉस किया या एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस किया. इस प्रोसीजर को एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए चेक के लिए, और एरिया निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए. हाँ जी, तो हमारा जो एरिया होगा दैट इज कैलकुलेटेड बाई m इंटू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10 टाइम्स ऑफ n प्लस c. डिस्कस कर लेते इसमें ये सारी चीजें क्या क्या हैं. m एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसको प्लेनीमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू एरिया पर रिवॉल्यूशन ऑफ द रोलर, एक बार रोलर
रिवोल्व करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, एरिया पर रिवोल्यूशन ऑफ द रोलर, दैट इज, और यू कैन से नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया पर रिवोल्यूशन ऑफ द रोलर। एक बार रिवोल्व करने के लिए और रिवोल्व होने के बाद वो कितनी यूनिट्स को कवर करता है। तो ऑब्वियस बात है, जितनी लेंथ होगी ट्रेसिंग आर्म की, एल लेंथ ऑफ द ट्रेसिंग आर्म, मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज पाई इंटू डी, ऑब्वियस बात है डी इज द डायमीटर ऑफ द व्हील रोलर जो कि कांस्टेंट होता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं एम के ऊपर। नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रेसिंग पॉइंट को आप स्टार्ट करने के बाद फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंचने के लिए कई बार जीरो क्रॉस होगी, तो कितनी बार क्रॉस होगी, नंबर ऑफ टाइम्स द जीरो मार्क ऑफ डायल क्रॉसेस द फिक्स्ड इंडेक्स मार्क। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका वो क्रॉस कर रहा है तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है। बात करते हैं सी की। सी एक इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट होता है। अगर आपका एंकर पॉइंट आउटसाइड द एरिया है, आउटसाइड द एरिया है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, और अगर इनसाइड द एरिया है तो इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू पाई इंटू एल स्क्वेयर प्लस माइनस 2al प्लस आर स्क्वेयर होल डिवाइड बाई एम। एम इज अ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो कि मैं पहले बता चुका हूं सारा। आर इज द लेंथ ऑफ एंकर आर्म, वहां पर लेंथ ऑफ ट्रेसिंग आर्म था, एल वाज लेंथ ऑफ ट्रेसिंग आर्म, आर इज लेंथ ऑफ एंकर आर्म। ए मैंने आपको बताया नीचे आपका ग्रेजुएटेड ड्रम होता है, उसके वहां पर एक व्हील एडजस्ट होता है, वहां से लेकर के पिवोट तक की दूरी जहां पर आपका पोलर आर्म और एंकर आर्म कनेक्ट होता है, वहां तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन व्हील एंड द पिवोट। सी की वैल्यू मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं प्लस और माइनस का फंडामेंटल क्या है। प्लस का फंडामेंटल, जब आपका व्हील जो है वो प्लेस्ड बियॉन्ड द पिवोट अवे फ्रॉम द ट्रेसिंग पॉइंट, ट्रेसिंग पॉइंट से दूर रखा हो तो प्लस लेना है, और ट्रेसिंग पॉइंट के पास रखा हो और पिवोट पॉइंट एंड ट्रेसिंग पॉइंट के बीच में अगर व्हील रखा हो, ट्रेसिंग पॉइंट एंड पिवोट पॉइंट के बीच में अगर आपका व्हील रखा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव लेनी है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन और बचा होगा इसका। हाँ जी, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, m इंटू सी, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ए जीरो सर्कल और करेक्शन सर्कल। दिस इज गिवन बाई पाई एल स्क्वायर प्लस माइनस 2al प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई m था, तो m से m कैंसल्ड आउट हो गया, c में आपका ये m सी वैल्यू बन गई। बेसिकली जीरो सर्कल या करेक्शन सर्कल होता क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसके अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच, जिसके चारों तरफ अगर ट्रेसिंग पॉइंट को मूव किया जाए, ट्रेसिंग पॉइंट को अगर मूव किया जाता है तो व्हील सिंपली स्लाइड करेगा, ऑब्वियस बात हो तो उसके पैरेलल चलेगा, तो इस प्रोसेस को हम स्लाइडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑन द पेपर विदाउट एनी चेंज इन रीडिंग मींस स्लाइडिंग में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका जो व्हील होगा, इफ व्हील और इफ ट्रेसिंग पॉइंट is moved, if tracing point is moved perpendicular to, यहां पर क्या था, इट्स डिफाइंड अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उस टाइम पर व्हील स्लाइड नहीं करेगा, व्हील रोल्स, उस टाइम पर व्हील क्या करेगा, रोलिंग करेगा, मींस रोलिंग। और जब वो चारों तरफ ना घूम के उसके अंदर या बाहर की तरफ मूव करेगा तो रीडिंग तो चेंज होगी, रोलिंग, और यू कैन से रोटेशन, रोटेशन which corresponds to change in reading। मीन्स मैं अगर पूरा कंक्लूजन निकालता हूं तो स्लाइडिंग में रीडिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन रोलिंग में रीडिंग चेंज होगी। रोलिंग आपकी सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलरली मूव करवाना होता है और स्लाइडिंग सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करवाना होता है। m की वैल्यू अगर बाय द वे, वैसे तो हम लोग l इंटू पाई इंटू डी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे कुछ भी डेटा नहीं दे रखा और इनसफिशिएंट डेटा के टाइम पर m इज ऑल्सो गिवन बाई नॉन एरिया ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का एरिया हमें अगर पता हो, फिगर का एरिया नॉट द फील्ड का एरिया, डिवाइड बाई n डैश, n डैश इज चेंज इन द व्हील रीडिंग, और व्हील रीडिंग चेंज कब होगी, जब आपका रोलिंग होगा, याद रखिएगा। अगर फिर भी
एम की वैल्यू नहीं निकाल पाते हो तो इन एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा you can simply take m is equal to 10 inch square. Inch square is the unit of m. तो प्लेनीमीटर नोट नंबर 4 इज जो प्लेनीमीटर है, प्लेनीमीटर में 4 रीडिंग्स होती हैं। एक तो मेन रीडिंग हो गई, मेन रीडिंग जो आपकी फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग से कोरस्पॉन्ड करेगी। दूसरी आपकी इंडेक्स रीडिंग जो आपका इंडेक्स डिस्क देगा, दैट इज इन द यूनिट्स ऑफ, or you can say if it is on the units place, it is will be on 10th place, units place, तो it will be on 10th place। जो आपका ग्रेजुएटेड ड्रम था, ग्रेजुएटेड ड्रम रीडिंग which will be equivalent to 1 by 100th, or you can say at 100th place। and last one is, मैंने आपको बताया था वर्नियर इज ऑल्सो देयर अलोंग विद द ग्रेजुएटेड ड्रम विच विल कंसिस्ट ऑफ 1 by 1000th पोर्शन, यूनिट्स प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 4 रीडिंग ये कंसिस्ट करता है। और नोट नंबर 5 इज जब एंकर पॉइंट आउटसाइड होगा तो ये केस हो सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड के केस में C0, इनसाइड के केस में C कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया बीइंग मेजर्ड उस टाइम पर जो पॉइंट P होगा, पॉइंट P कहां पर था आपका, पॉइंट P आपका पिवोट पॉइंट, पॉइंट P उस टाइम पर सर्कल पर मूव नहीं करेगा, एक आर्क ऑफ ए सर्कल ट्रेस्ड बाय द पिवट। पॉइंट P moves over the arc of circle आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ, बट डज नॉट ट्रेस ए कंप्लीट सर्कल। उस टाइम पर कंप्लीट सर्कल ट्रेस नहीं करेगा, डायग्राम में दिखा रखा है। लेकिन जब एंकर पॉइंट इनसाइड द एरिया होगा बीइंग मेजर्ड, उस टाइम पर आर्म AP आर्म AP moves such that point P traces a circle, एक ऐसे सर्कल को ट्रेस करेगा, छोटा सर्कल देख रहे हैं आप, ट्रेसेस ए सर्कल ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एंकर आर्म, एंड लेंथ ऑफ एंकर आर्म इज AP। तो दिस इज द मेन पॉइंट्स और दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लेनीमीटर। इसके क्वेश्चंस हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा थोड़ा सा डिस्कशन पेंडिंग है। मैं एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं अबाउट द मास होल डायग्राम, कुछ पॉइंट्स उसके पेंडिंग हैं मास होल डायग्राम के, एंड मिड सेक्शन फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर IAS एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एंड ESC और माई मिस्टेक JEE एंड AE लेवल एग्जामिनेशन। तो दो आर्टिकल हमारे इस वीडियो में हमारे पेंडिंग है। सो आवर पेंडिंग पॉइंट इज मास होल डायग्राम। पहले हम होल देख लेते क्या होता है। लेट अस सपोज दैट हमने यहां से एक्सकवेशन स्टार्ट किया। एक्सकवेशन खुदाई भी हो सकती है, भराई भी हो सकती है, और जहां तक हम गए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन, इसमें कटिंग फिलिंग बैलेंस करवाने के बाद जो नेट अमाउंट बचा मल्टीप्लाइड बाय द होल डिस्टेंस। अब होल डिस्टेंस क्या होता है, यहां से लेकर के जहां से आपकी एम्बैंकमेंट स्टार्ट हुई है या एक्सकवेशन स्टार्ट हुई है और जहां तक एक्सकवेशन गई है टिप ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन मल्टीप्लाइड बाय द होल डिस्टेंस। पहले होल डिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। होल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सकवेशन फ्रॉम लाइन रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम टू बी होल्ड ओवर। जहां से भी ये जितने भी वॉल्यूम हमको ये एक्सकवेट करवानी है उसके सेंटर ऑफ मास से लेकर के टिप ऑफ द एम्बैंकमेंट तक की दूरी को हम लोग होल डिस्टेंस बोलते हैं। एक पॉइंट का लिए। सेकेंड पॉइंट, मास होल डायग्राम एरिया और मास होल डायग्राम कुमुलेटिव वॉल्यूम
एंड डिस्टेंस, होल डिस्टेंस के बीच का कर्व होता है। होल डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट के ऊपर आपका क्युमुलेटिव वॉल्यूम, एब्सिसा के ऊपर आपका चेंज। देखिए यहां पर इस प्रकार का मास होल डायग्राम दिखाई दे रहा है। ज्यादा का मीनिंग क्या है, यहां पर मिट्टी ज्यादा अवेलेबल है, इट मीन्स वी हैव टू कट इट। यहां पर मिट्टी कम अवेलेबल है, वी हैव टू फिल हियर। यहां पर मिट्टी ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल मीन्स वो हमारे लिए वेस्ट का काम कर रही है, हमारा उसका कोई काम ही नहीं है। यहां पर मिट्टी कम अवेलेबल है, वी हैव टू फिल इट। यहां पर मिट्टी ज्यादा अवेलेबल है, वी हैव टू कट इट। एंड यहां पर गड्ढा है, खाली है, बोरो पिट इज देयर, नेगेटिव। So it is a plot between cumulative volume of earthwork and distance. Distance is called as the mass hole diagram, or my mistake, that is hole distance. जो होल होता है, अभी मैंने ऊपर बताया मास होल, होल is also the area between mass hole diagram, mass hole curve, this line is called as mass hole curve. This line is mass hole curve, and this horizontal line is called as the balancing line. Balancing line, तो बैलेंसिंग लाइन और मास होल कर्व के बीच के एरिया को हम लोग होल बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और यू कैन से द होल डिस्टेंस, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल स्केल भी लिया जाएगा, वर्टिकल स्केल भी लिया जाएगा, एरिया ऑर्डिनेट भी लिया जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑर्डिनेट भी लिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर गेट एग्जामिनेशन। D is equal to whole distance is equal to area covered multiplied by horizontal scale multiplied by the vertical scale whole divided by the volume ordinate. Similarly, whole distance is also the distance between working phase of an excavation, जहां से हमने excavation स्टार्ट की है, along the route जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड टिप एंड ऑफ द एम्बैंकमेंट, लास्ट एंड ऑफ द एम्बैंकमेंट तक की दूरी को हम लोग हॉल डिस्टेंस बोलेंगे। नाउ इसमें एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग लाइन। बैलेंसिंग लाइन इज नथिंग, बैलेंसिंग लाइन इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन मास होल डायग्राम। मास होल डायग्राम पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कटिंग और फिलिंग को बैलेंस करती है, which balances the amount of cutting and filling. अमाउंट ऑफ कटिंग एंड फिलिंग को बैलेंस करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बैलेंसिंग लाइन बोलते हैं। These points, this point, this point are called as the balance points. Balance points, this point are called as the balance points. Balance points. Balancing line sometimes also called as a baseline for earthwork balancing. कई बार बैलेंसिंग लाइन को हम लोग एक बेस लाइन भी बोल देते हैं अर्थवर्क बैलेंसिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है और नोट नंबर 1 इज, हम लोगों को ये नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी टू प्लान द मूवमेंट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल। जो सॉइल को हमें एक्सकेवेट करना, जहां पर फिलिंग करवानी, जहां पर कटिंग करवानी है, उसका प्लान बहुत जरूरी होता है। फ्रॉम कटिंग टू फिलिंग, फ्रॉम कट टू फिल, सो दैट होल डिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो होल डिस्टेंस दूर तक होगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। होल डिस्टेंस टू बी मिनिमम टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द अर्थवर्क। मैं आपको मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, सिम्पसन रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल पहले डिस्कस कर चुका हूं। हमारा एक फार्मूला बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मिड सेक्शन फार्मूला, डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो आपका एवरेज ऑर्डिनेट रूल and mid ordinate rule are assumed to be very less accurate. After that, a trapezoidal formula is there in the terms of accuracy.
and after that Simpson's rule is there, trapezoidal formula, or you can say average and area method in the terms of volume calculation, and prismoidal formula as Simpson rule in the terms of volume calculation. So my dear friends, this is order of accuracy of methods of अर्थवर्क कैलकुलेशन, सबसे कम एक्यूरेट एवरेज ऑर्डिनेट रूल एंड मिड ऑर्डिनेट रूल. After that, trapezoidal formula, average and area method in the case of volume calculation, and average and ordinate method in the case of area calculation. Simpson rule or prismoidal formula is more accurate, is considered to be more accurate. याद रखिएगा. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मिड सेक्शन फॉर्मूला. We are going to start mid section formula. So my dear, we are going to discuss mid section formula. Let us suppose that a sloping embankment is there. Sloping embankment is there having side slopes as s is to 1, and let us suppose that d m is the height of this embankment. Now let us take the three-dimensional view of this particular sloping embankment as likewise this. So this is a three-dimensional view of this particular sloping embankment. Figure represents a sloping embankment. Sloping embankment is there. Now let us suppose that L is the length of embankment, length of embankment. So this side will be, if this is D, this is S1, so this sloping side will be D under root of 1 plus S square, D under root of 1 plus S square. Now you can say area of this sloping surface. मुझे इस स्लोपिंग सरफेस का एरिया निकालना है, तो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, स्लोपिंग सरफेस ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट dm, and this is the dm, and side slopes as s horizontal is to 1 vertical, horizontal is to vertical. हमेशा साइड स्लोप इसकी फॉर्म में लिखे रहेंगे. is given by is L into D into under root of 1 plus S square. क्वेश्चन नंबर 1. इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. सो अगर हम मिड सेक्शन फॉर्मूला को अच्छे तरीके से डिराइव करते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, तो देखिएगा ध्यान से. Let us suppose that this is a line diagram of an
sloping embankment, this is cross section number 1, this is cross section number 2, this is mean section. Let us suppose that here height is h1, area is h1, sorry a1, height is h2, area is a2. At mean section, height is hm, area is am. तो obvious बात है, mid section height will be h1 plus h2 divided by 2 because of linear variation. Linear variation के कारण इसकी mid sectional height will be h1 plus h2 whole divided by 2. Now let us plot the cross section of mean section. हम लोग मिड सेक्शन का क्रॉस सेक्शन प्लॉट कर लेते हैं, बिकॉज हम लोगों को मिड सेक्शनल फॉर्मूला डेराइव करना है. तो मान लीजिए एट मिड सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन आपका वो इस तरीके से दिख रहा है. दिस इज बी, दिस इज स्लोपिंग साइड और स्लोपिंग सरफेस, स्लोप s is to 1. Now s is to 1. Let us suppose that हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया hm is the mean height or mean depth of the excavation or embankment. s is to 1. तो इस एरिया को मैं अगर डिवाइड करता हूं इनटू ज्योमेट्रिक फिगर्स, तो दिस इज ए रेक्टेंगल. इसकी लेंथ मैंने कोई भी एल मान ली, ये लीजिए, इसकी लेंथ हमने एल मान लिया है. तो दिस बॉटम विड्थ ऑल्सो विल बी इक्वल टू बी. देखिएगा एस हॉरिजॉन्टल के साथ एक वर्टिकल है, तो एचएम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ दिस वन विल बी इक्वल टू एस इंटू एचएम एंड दिस वन विल बी इक्वल टू एस इंटू एचएम. नाउ एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड विल बी इक्वल टू हाइट का आधा sum of opposite sides of a trapezoid. sum of opposite sides कह सकते हैं, या you can say sum of two parallel sides of a trapezoid. तो जो हमारा mid sectional area will be, let us suppose that हमने उसको AM माना था, तो इसका एरिया मेजर करते हैं. देखिएगा B इंटू एच एम हमारा एक हिसाब हो गया किसका, रेक्टेंगल का, एंड दो ट्रायंगल बैठी हुई हैं, तो टू ट्रायंगल्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 एच एम इंटू एस एच एम, एच एम इंटू एस एच एम, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो एरिया विल बी इक्वल टू बी एच एम प्लस एस एच एम होल स्क्वेयर. एच एम हम पहले निकाल चुके हैं, दिस इज बी एच वन प्लस h2/2 प्लस एस h1 प्लस h2/2 होल स्क्वायर. अगर हम लोगों को वॉल्यूम, सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करते हैं एरिया A1, मैंने सेक्शन 1 दिखाया था, सेक्शन 2 दिखाया था, उस पर एरिया कितना होगा, दैट विल बी बी h1 प्लस SH1 स्क्वायर एंड A2 विल बी BH2 प्लस SH2 स्क्वायर. ये हमारे एरियाज हो जाएंगे. अगर हम वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालते हैं तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो. लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट आपको L दे रखा है
और एरिया आपने निकाल ही लिया है। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी मीन एरिया इनटू लेंथ, और मीन एरिया हम अभी निकाले, मीन एरिया कितना आया था, BHM प्लस SHM स्क्वेयर इनटू L। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन खत्म होता है। हमारे न्यूमेरिकल्स पेंडिंग हैं। आपका प्लेनीमीटर के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मिड सेक्शन फार्मूला के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन पार्ट नंबर 2 में कवर करवा चुका हूं, सिम्पसन एंड ट्रेपेजोइडल रूल के। जो न्यूमेरिकल्स वहां पर बच गए थे वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।